भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? रिटन लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सेकंड हमने लिखा था, सेकंड क्या था? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो पहले तो फर्स्ट तो हमारा था क्या, है ना, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम कर लिए थे, ये वाला लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कितने प्रेजेंट में कितने आर्टिकल है? 465, है ना। तो अब ये लेंथीएस्ट क्यों है? क्योंकि 465 आर्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। A4 आर्टिकल, पार्ट कितने हैं? 25 पार्ट्स में, और कितने स्केड्यूल है? 12, है ना। 12 स्केड्यूल में ये डिवाइड है। स्केड्यूल से देखो, ये याद रखना कि व्हाट आर दी स्केड्यूल्स। तो स्केड्यूल्स जो होती हैं वो रिट होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक्सप्लेन्ड लिस्ट। एक्सप्लेन्ड लिस्ट, इन लिस्ट में, स्केड्यूल में ये सारे जो 25 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उन स्केड्यूल में आर्टिकल, जैसे कि फॉर इंस्टेंट यूनियन और इट्स टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कि जो केंद्र है और केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में जिस पार्ट में लिखा हुआ है, तो वो पार्ट 1 में है ना। तो जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल फर्स्ट में उसी के बारे में है, तो वो जितने आर्टिकल डील करता है ना, जैसे कि 1 से 4 तक वो डील करता है आर्टिकल, तो वो उस स्केड्यूल में एक्सप्लेन होंगी सारी चीजें, है ना। तो इसलिए स्केड्यूल है। और 25 पार्ट्स जैसे कि वो होते हैं लाइक चैप्टर्स, है ना। तो 25 पार्ट्स जैसे कि चैप्टर्स। अब कल का मैं बता दूं, कल यूपीपीसीएस का एग्जाम था, एंड उसमें इतना डेप्थ में नहीं आया, बट इतना अच्छा पेपर था कि तुम लोग भी उसे अटेम्प्ट कर सकते थे, और तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बायो से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, साइंस से आए, ठीक है। और पॉलिटी से तो 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही आए कि कौन सा आर्टिकल किससे, जैसे कि फाइनेंस कमीशन से हुआ, या ये सारी चीजें। तो बहुत ऐसा क्वेश्चन पेपर था कि तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, और इस साल में ये जो 7-8 महीने हैं टिल देन जो नया यूपीपीसीएस आएगा, तब तक के लिए तैयारी कर लो। इसी क्लास में तुम्हारी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि तुम एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर, ठीक है। तो सेकंड क्या था? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे टेस्ट में भी क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से डिराइव हुए हैं, है ना। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से थे? कौन से थे? अमेरिकन, है ना। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वे कहाँ से लिए गए थे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के। और इसकी एक पूरी लिस्ट है, जब स्केड्यूल करेंगे उसके साथ ही लिस्ट करेंगे, क्योंकि स्केड्यूल हम इसी में करने वाले हैं, फीचर्स में आएंगे। और थर्ड था हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि कठोर होने के साथ साथ कुछ लचीला भी है, मींस सम प्रोविजन इसके सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं अमेंड, और सम स्पेशल मेजोरिटी से, है ना। तो अगर सिंपल मेजोरिटी से मैं तुम लोगों को बताऊं कि अगर हमें किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर करनी है, हमें मींस सेंटर को, सेंटर मींस यूनियन गवर्नमेंट को, अगर किसी भी स्टेट की, फॉर इंस्टेंस जैसे तुम्हें याद होगा रिसेंट में आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना स्टेट बना है ना। तो तेलंगाना स्टेट के लिए उन्हें बहुत स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 ये पूरा डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन जो है मींस पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर सकती है, उसको एक्सटेंड कर सकती है, उसमें कोई भी चेंज उस बाउंड्री में ला सकती है, ठीक है।
विदाउट द परमिशन ऑफ कंसर्न स्टेट, क्योंकि हम उस स्टेट की परमिशन नहीं लेंगे, बिकॉज क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन है, बट ट्रू फेडरेशन नहीं है। ट्रू फेडरेशन मीन्स कि हमारी कंट्री में हमने किसी भी स्टेट के साथ साइन नहीं किया हुआ एग्रीमेंट, वो हमारी टेरिटरी ऑलरेडी है ना। ऑन दी अदर हैंड में तुम्हें अमेरिका का एग्जाम्पल बताती हूँ। अमेरिका को क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों कहते हैं पता है? उसके जितने भी स्टेट है दे हैव साइन एन एग्रीमेंट टू दी यूनियन, जो उनकी गवर्नमेंट है उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट मीन्स कि यूनियन को कोई हक नहीं है उनकी बाउंड्री अल्टर करने का। अमेरिका में वो अपने स्टेट की बाउंड्री अल्टर नहीं कर सकते। अमेरिका में सेकेंड थिंग ये है कि सिंगल सिटीजनशिप नहीं, डबल है। वो अमेरिकन सिटीजन भी है एज वेल एज, अगर वो न्यूयॉर्क में है तो वो न्यूयॉर्क का सिटीजन है, अगर वो ओहायो में है तो ओहायो का सिटीजन है, या अगर वो फ्लोरिडा में है तो वो फ्लोरिडा का भी सिटीजन है और अमेरिका का भी सिटीजन है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है ना डबल सिटीजनशिप। ये तो नहीं कहते बाहर जाके तुम अमेरिका में कि आई एम फ्रॉम यूपी, नहीं कहते ना, आई एम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, डबल सिटीजनशिप हमारे यहाँ है ही नहीं, कोई पहचानेगा ही नहीं कहाँ है भाई यूपी, है ना। तो वो चीज है, इसलिए तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ये याद रखना। और देखो फोर्थ यहाँ तक हमने कर लिया था। और क्या था? पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हम कर रहे थे, इसे हम बहुत एक्सटेंसिवली करेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो पहली चीज हमने क्या लिखी थी पार्लियामेंट्री सिस्टम में? मेजॉरिटी पार्टी रूल, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम का पहला फीचर क्या था? मेजॉरिटी पार्टी रूल। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है, तुम लोग न्यूज वगैरह सोशल मीडिया पे तो एक्टिव ही रहते हो, ये तो पता होगा चाइना में कितनी पार्टीज है? कुछ है आइडिया चाइना में कितनी पार्टी का रूल है? सिंगल सिंगल एक पार्टी। चाइना जो है दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी है वहां की, और वो उनके पूर्वज भी वहीं से रूल करते आ रहे हैं, और वो भी सिंगल पार्टी रूल है वहां पे कोई पार्टी का नहीं है। लेकिन हम, हाँ, वहां पे डिक्टेटरशिप है एक काइंड ऑफ, वो दिखाते हैं वी आर डेमोक्रेटिक, बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल, दे आर कम्युनिस्ट। ठीक है, और वहां पे डिक्टेटरशिप इस काइंड की है कि जितनी फ्रीडम हमें है ना अपने डिसीजन मेकिंग की, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, और इवन इन केस अगर उसकी बात आती है मैरिज को लेकर, या फिर इफ यू हैव यू नो इफ यू वांट चाइल्ड और नॉट, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट में यूएन की एक रिपोर्ट आई है, और यूएन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी एट द एंड ऑफ 2023, और फिगर्स भी काफी ठीक है। लेकिन हम किसे क्रॉस कर देंगे? चाइना को। लेकिन चाइना का क्या सीन है, वहां पर उनकी पॉपुलेशन एज हो रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या है, हमारी पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है। अगर सही डायरेक्शन में यूज करेंगे, गवर्नमेंट की प्लानिंग सही डायरेक्शन में रही तो हम अच्छा कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, क्योंकि बेटा वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है, सबकी एज होने लगी है वहां पर। ठीक है, तो ये था कि हम उसको मेजोरिटी पार्टी रूल, बेसिकली मैंने चाइना का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वहां पे सिंगल पार्टी है, बट हमारे यहाँ क्या मल्टीपल पार्टी है। तो मेजोरिटी पार्टी में मेजोरिटी यानी कि जो बहुमत के साथ आएगा वो अपनी सरकार बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। फिर सेकेंड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। collective responsibility of the executive to the legislature. Collective response collective responsibility
ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीन्स है कि जो पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो पार्लियामेंट जो है दैट इज, और बेसिकली इन लोकसभा उसके जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि उनका जो भी एक्ट होगा वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इफ प्राइम मिनिस्टर हैज टू टेक डिसीजन किसी भी चीज के लिए, या फिर उसे कोई भी लॉ बनाना है या फिर कुछ भी नया कुछ लेकर आना है, तो वो उसके पार्लियामेंट के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा, पार्लियामेंट में पर्टिकुलरली उस पर वो चलेगा, लाइक डिबेट चलेगी, डिबेट के बाद वो सही है फीचर्स या नहीं, ये सारी चीजें डिसाइड होंगी, उसके बाद वो पास होता है, तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये भी है कि इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन तो पूरा हाउस डिसॉल्व, उन एमएलए वो जो एमपीज होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर ने ही रिजाइन कर दिया ना तो पूरी लोकसभा गई, तो ये चीज है। अब और एक और चीज है, मेजोरिटी पार्टी का मैं एग्जांपल बता देती हूँ कि इफ द पार्टी इज नॉट इन मेजोरिटी तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ठीक है, जितनी भी स्ट्रेंथ दे रखी है पार्लियामेंट, एक अलग से चैप्टर उसमें भी हम पढ़ेंगे। अभी कितने हैं मेंबर उसमें हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट में, शायद 545 है। फिगर्स बताती हूँ मैं। टोटल 788 है, 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। तो देखो प्रेजेंट में ये फिगर याद रखना, 543 लोकसभा में है, 543 लोकसभा में है। तो अब इन 543 में से जो स्ट्रेंथ है मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम पार्टी बनाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, देखो मिनिमम स्ट्रेंथ देखना, टू 45 मेंबर्स है राज्यसभा में, ये एलएस और ये आरजे। ठीक है, और टोटल कितने हैं ये 788, ये टोटल है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम स्ट्रेंथ देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि मिनिमम स्ट्रेंथ तुम्हें पता होना जरूरी है तभी तुम कहोगे। ये इसके आर्टिकल लिख लेना, आर्टिकल 79 टू 122 पार्लियामेंट किसमें डिफाइन कर रखी है, इस वाले आर्टिकल में। हाँ देखो इस चीज को मैं कह रही थी कि 15% इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर। ठीक है, तो 15% ये वाला लिख लेना कि टोटल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो ये है, ये चीज बतानी थी मुझे कि मिनिमम कितनी होगी मैक्सिमम कितनी होगी। तो हाँ, अगर मेजोरिटी पार्टी रूल में कोई भी पार्टी मेजोरिटी के साथ नहीं आई है और वो स्ट्रेंथ से क्या रह गई है, मिनिमम रह गई है। ठीक है, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ रह गई है अनटिल और अनलेस वो कॉलिशन नहीं करती है। कॉलिशन किसे कहते हैं, गठबंधन, है ना। वो कॉलिशन नहीं करती है तब तक, अगर कॉलिशन हो गया और उनकी जो मेजॉरिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मैच कर गई है मेजॉरिटी से, तब तो वो गवर्नमेंट बन सकती है। नहीं तो सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, जो बहुमत से आएगा वही सरकार बनाएगा, वही वाली चीज है। ठीक है, फिर आती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। जैसे कि इफ उस मेजॉरिटी के साथ, मान लो तुमने अभी बहुत बार होता है हमारे यहाँ पे और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता ही है,
कि कोई मेंबर या कुछ सम ऑफ द एमएलएज फॉर द शेक ऑफ मनी एंड पावर वो दूसरी पार्टी से, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, ये देखा होगा। दिस इज हैपन इन रिसेंटली महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे जी की गवर्नमेंट रह गई, ठीक है। और मध्य प्रदेश में उस समय कमलनाथ थे कांग्रेस के, देन वो शिवराज सिंह चौहान कौन आ गया बीजेपी से। तो मतलब क्या होता है कि उसके एमएलए फिर उसकी मेजोरिटी वहां पे उनकी जो विधानसभा है वहां पे कम हो गई, तो जिसकी मेजोरिटी थी फ्लोर टेस्ट हुआ और वो पास हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। तो ये चीज होती है कि अगर एक पर्सन यानी कि जो एमएलएज हैं या एमपीज हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, टू द लेजिस्लेचर, यानी कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट को। अब इसका एक और फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट लेजिस्लेचर। membership of ministers in the state legislature। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये भी है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि जो भी कंसर्न स्टेट है उसके मेंबर, उनको भी मेंबरशिप दी गई है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इसका एक और फीचर है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लीडर होते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस का क्या मतलब है, देखो डिसॉल्व होना, डिसॉल्व होना, डिसोल्यूशन सुना है तुमने, भंग, है ना, भंग हो जाना। तो लोअर हाउस डिसॉल्व हो सकता है ना। जैसे कि इसी का ही मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर स्ट्रेंथ जो है वो मैच नहीं कर रही है, उतने एमपीज प्रेजेंट नहीं है जो कि गवर्नमेंट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। ये हर स्टेट का अलग अलग है बेटा, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की स्ट्रेंथ होती है टोटल स्ट्रेंथ, उससे वो होता है, निकाला जाता है लाइक, ठीक है। वो इसमें भी बताया गया है कि जब राज्यसभा उसके राज्यसभा के मेंबर के लिए इलेक्शन होते हैं उसमें बताया जाता है कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूंसी पे डिपेंड करता है, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी की उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो वो इस उससे होता है, जैसे कि अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए तो टोटल सीट और फिर कितनी उस पार्टी ने विन की है और गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी जरूरी है वो, ऐसे ऐसे नहीं कि उसने भी 50 ही जीती और गवर्नमेंट बनाने के लिए 100 रिक्वायर्ड है, तो 50 वाला तो वो तो फिर हारा हुआ माना जाएगा। अब उसने 50 जीती, सामने वाले ने 50 जीती, ठीक है, दोनों की स्ट्रेंथ मिलकर 100 हो रही है, तब वो गठबंधन करके बना सकते हैं, पर वो सरकार टिकती नहीं है। फिर इस बात पर लड़ाई होती है, चीफ मिनिस्टर तुम्हारी पार्टी का होगा या मेरी पार्टी का, ठीक है, फिर वो टिकती नहीं है। अनस्टेबल गवर्नमेंट कोलिशन कभी टिका नहीं है ना, बहुत मुश्किल से कोलिशन, क्योंकि अब तुम इनका ही देख लो, क्या बोलते हैं, कोलिशन कहाँ है, बिहार में था कोलिशन है, यूपी में रहा है, हाँ यूपी में, हाँ यूपी में भी रहा है, महागठबंधन भी होते हैं लेकिन रुकते नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना। तो ये कुछ हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, और आर्टिकल याद रखना 79 से 122 पार्लियामेंट पूरा डील करती है।
और जो पार्लियामेंट का पूरा एक एक्सटेंसिव चैप्टर है, उसमें हम राज्यसभा पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। और इसका जो फिफ्थ फीचर है, फिफ्थ फीचर इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा टाइम इसमें चला जाता नहीं तो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इस ऋषि सिंथेसिस ऑफ है ब्रिटेन के। हाँ, तो क्या फर्क है ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और हमारी में? हाँ, वहां पे क्या है, क्राउन है ना। अब कौन बने, ये करंट अफेयर्स में आ जाता है। कौन बना है अब वहां का जो क्राउन प्रिंस, प्रिंस नहीं, किंग। प्रिंस तो हैं विलियम और हैरी। हैरी तो पहले छोड़ के चले गए। प्रिंस हैरी देखे हैं तुमने? वो पैलेस छोड़ के चले गए। रीजन उन्होंने ये बताया कि वो उसका जो पैलेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहां पे वो फिट नहीं बैठ पा रहे थे। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब इसका क्या मतलब है? सुप्रीमेसी, अब इसमें मैं तुम लोगों को बताती हूँ। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इसमें याद रखना आर्टिकल 368, और जुडिशियल सुप्रीमेसी दैट इज फंडामेंटल राइट्स, और जुडिशरी आता है वन आर्टिकल फंडामेंटल राइट में 32, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 ब्रैकेट में लिख लेना, और 226 फॉर हाई कोर्ट। अब जस्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस। देखो, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इफ पार्लियामेंट फाउंड कि किसी भी लॉ में इफ इट वांट टू चेंज, किसी भी लॉ में ये चेंज करना चाहती है तो और अमेंड करना चाहती है, ठीक है, तो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर सकती है। लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी क्या है? जैसे कि हमने केशव नंदा भारती केस में ऑब्जर्व किया था, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना आप उसे अल्टर नहीं कर सकते। जो बेसिक फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप अल्टर नहीं कर सकते। जैसे कि क्या, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32, 226 जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चीज है जिससे कि जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये कुछ हमारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशियल सुप्रीमेसी दिखाते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ, फंडामेंटल राइट। अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। और अगर हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 पावर देता है कि आप कंसर्न हाई कोर्ट में जा सकते हैं या ईदर सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई भी ये चीजें, जैसे कि कोई भी हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए, या फिर किसी सेशन कोर्ट ने आपको वो दिया है जजमेंट एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू फाउंड कि इसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं, इसमें लॉ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ चीजें चेंज की जा सकती हैं, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हुआ है लीगल केसेस में, तो तुम पहले नीचे से चलोगे, सेशन कोर्ट नहीं सुनी, सेशन कोर्ट ने में तो हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट ने नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा दैट इज फुल एंड फाइनल। उसमें भी जुडिशियल रिव्यू का रहता है, ठीक है। वो अपने ही जजमेंट को दोबारा देख सकते हैं कि कहाँ क्या लेकुना रह गया है। और ये दोनों आर्टिकल याद रखना, 32 याद रखना। फंडामेंटल राइट्स जो है वो है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब
कि बेटा इनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा, ये एनफोर्सेबल बाय द लॉ, मतलब अगर स्टेट ने आपके किसी भी राइट को इन्फ्रिंज किया है तो लॉ उन पे बाइंडिंग है कि तुम लोग उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी पार्लियामेंट कोई भी लॉ अमेंड कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने जजमेंट में उस अमेंडमेंट को अगर हटा भी सकती है, अगर क्या हुआ, अगर वो फाउंड हुआ कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है ना। तो ये चीज है, और ये हमारी ये जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ से लिया गया है, ये भी बेटा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका की जुडिशरी है दैट इज मोर पावरफुल देन इट्स प्रेसिडेंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तुम देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स से ली गई ये चीजें वो ऐसे ही हैं और जो इससे ली गई हैं। और हाँ, यहाँ पे ये भी देख लेना कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी में ये है, ब्रिटिश से कैसे अलग है कि वहां पे किंग का मोनार्क का रूल है, वो हेरिडेटरी है। जैसे कि अब प्रिंस ये कौन है, विलियम थर्ड है शायद अब, है ना, विलियम थर्ड ही बने हैं ना, ये चार्ल्स क्या नाम है इनका, प्रिंस चार्ल्स है, विलियम है शायद, चार्ल्स ही है ना, प्रिंस चार्ल्स थर्ड है ये जो अभी बने हैं। इनके बाद इनके बेटे आएंगे, फिर इनके बाद इनके पोते पोती आएंगे, इनका हायरार्की का ऑर्डर है, बड़ा बेटा फिर बड़े बेटे के बच्चे, ठीक है। ऐसे प्रिंस हैरी का नंबर बाद में आएगा, प्रिंस हैरी बनना भी नहीं चाहते हैं प्रिंस, वो अमेरिका में जाके सेटल्ड हो गए। तो ये चीज है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी इसी में ही आ जाएगा, इंटीग्रेटेड and independent, integrated and independent judiciary। इंटीग्रेटेड देखो, इंटीग्रेटेड मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, ठीक है। सेशन कोर्ट के नीचे वैसे हम कह सकते हैं जो क्या बोलते हैं उनको, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। और कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये आ जाते हैं फैमिली कोर्ट्स। फैमिली कोर्ट्स जो है वो, लेकिन ये है किसके अंडर में, देखो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में है सारे, और ये सारे किसके अंडर में है, अगेन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हमारी जो जुडिशरी है दैट इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मींस एक दूसरे से सब लिंक है, बट उसके साथ साथ क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मींस बेटा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारी जुडिशरी में नहीं है। उसके लिए मैं तुम्हें एक सिस्टम बताती हूँ दैट इज कॉलेजियम सिस्टम। रिसेंटली ये बहुत न्यूज में था क्योंकि बयान आते रहते हैं। तो हु इज द सीजेआई ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सीजेआई, प्रेजेंट में सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं पता, ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, वो तो अभी स्टेटमेंट देते रहते हैं, नाम भी सुना होगा तुमने, जस्टिस डी वाई, नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा है ना कि हम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को सारी चीजें पता होंगी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ठीक है, ही इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, इसे जे बना लेना ठीक से, ठीक है, सीजेआई ऑफ इंडिया, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, पूरा नाम भी याद रखना क्योंकि अभी किसी पेपर में आ जाए ना धनंजय यशवंत, तो तुम कहोगे हम तो डी वाई पढ़ के आए थे, ये कौन है ना, ऐसा हो जाता है। जैसे कि हमारे जो वो है
फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज एस जयशंकर। ये करंट में तुम लोगों को याद रखना चाहिए। फोन में क्या करते हो तुम लोग? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, चल छोड़ो। एस जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। वो उनके भी स्टेटमेंट आते रहते हैं। ही इज ऑल्सो क्वाइट फेमस पर्सनैलिटी। देखो, उनका जब मैंने बिलावल भुट्टो का तुम लोगों का एग्जाम्पल दिया था कि बिलावल भुट्टो अभी एससीओ की मीटिंग के लिए यहाँ पर आए थे, गोवा में मीटिंग हुई थी, संघाई इस कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, ठीक है। इसमें चाइना है, रशिया है, ये याद रखना। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया भी इसमें मेंबर है। तो अभी अभी तो फॉरेन मिनिस्टर इसके भी आए थे पाकिस्तान के, दैट इज हिज नेम इज बिलावल भुट्टो। तो बिलावल भुट्टो ने जब ये कहा था कि इफ दे गिव इसे कश्मीर को वो दे देंगे ना स्टेटहुड, यानी कश्मीर को स्टेट बना दे देंगे, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। देन जी ये जो है श्री एस जयशंकर, इन्होंने कहा कि कश्मीर में बात करने के लिए सिर्फ एक ही इशू बचा है कि पाकिस्तान पीओके कब खाली कर रहा है, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में और कोई अगर बातचीत सिर्फ रह गई है तो सिर्फ इस मुद्दे पर है, बाकी हम उनको सपोर्ट नहीं करते जो आतंकवादियों को शह देते हो, ठीक है। तो एस जयशंकर इज ऑल्सो क्वाइट फेमस पर्सनैलिटी। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। एस मतलब क्या? एस स्टैंड फॉर सुब्रमण्यम। इनका पूरा नाम इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि कभी भी आ जाता है और तुम लोग फिर पता है बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि यार पढ़ लिया होता ना तो शायद ये सही हो जाता, बाद में आके रिग्रेट करते हैं ना, इसलिए तो ये चीज याद रखना। अब इसकी बात कॉलेजियम सिस्टम पे मैं बता रही थी। कॉलेजियम सिस्टम क्या है बेटा कि जो जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो पैनल होता है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही रेकमेंड करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज चुना जाएगा। अब इसका ये देखो कॉलेजियम सिस्टम बेनिफिशियल क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इससे बनी रहेगी। फॉर इंस्टेंस अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया तो तुमको भी पता है कि फिर करप्शन कितना होता है और नेपोटिज्म इतना है कि फिर वो अपने ही बेटा बेटी को रेकमेंड करते रहेंगे, इसे बना दो जी चीफ जस्टिस, इसे बना दो वहां का जज, इसे बना दो। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम जो है हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए जरूरी है ना। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं दे आर रेकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजेस कि कौन इलेक्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का और कौन हाई कोर्ट का होना चाहिए, प्रेसिडेंट को। और कौन अपॉइंट करता है जजेस को? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और अगर चीफ जस्टिस को रेजिग्नेशन भी देना होगा तो ही विल गिव इट टू दी प्रेसिडेंट, है ना। तो ये चीजें याद रखना कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और रेजिग्नेशन भी उन्हीं को जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 7 है फंडामेंटल राइट्स। ये तुम लोगों को बहुत पता होने चाहिए बिकॉज इनके वॉयलेशन पे हमें आधी जनता को तो यही नहीं पता फंडामेंटल राइट्स होते कैसे हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंसिवली बता दूंगी। कॉलेजियम सिस्टम समझ आया क्या होता है? पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वही रेकमेंड करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा और कौन हाई कोर्ट का। और ये रेकमेंडेशन किसके? प्रेसिडेंट के पास जाती है। देन प्रेसिडेंट उस पर विचार करता है, आफ्टर दैट वो अपॉइंट कर देता है जो भी माने जाते हैं उसके लिए। फंडामेंटल राइट्स तो सबसे पहले लिख लेना बेटा आर्टिकल 12 से 35 में मेंशन्ड है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। इसके साथ लिख लेना कि पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि ज्यादातर 14 से स्टार्ट करते हैं लेकिन मैं 12 से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि 12 में क्या है। देखो 12 में दी हुई है स्टेट की डेफिनेशन। ये स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं है। स्टेट मीन्स
स्टेट मीन्स कोई भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी है स्टेट में आता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दे ऑल आर इंक्लूडिंग इन द वर्ड स्टेट। स्टेट मीन्स राष्ट्र या नेशन, ठीक है। आर्टिकल सेकंड में, उसमें 13 में दिया गया, 13 में जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये भी याद रखना, जुडिशियल रिव्यू हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्बिट्रेली, ठीक है, आर्बिट्रेली अगर कोई भी लॉ बनता है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में है, तो आर्टिकल 13 की जो पावर है वो यूज करके उसे चेंज किया जा सकता है या फिर वॉइड घोषित किया जा सकता है। थर्ड है आर्टिकल 14 से 18, इसमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। फोर्थ है 19 से 22 तक, ठीक है, 19 से 22 तक क्या है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फर्स्ट में समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 23 to 24, right against exploitation। right against exploitation। then 25 से 25 28, 25 से 28, ठीक है, इसमें लिखना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड 29 से 30, 29 से 30 cultural and religious freedom। कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स। एंड अब बचता है, देखो आर्टिकल 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज डिलीटेड, ठीक है। आर्टिकल 31 में इसलिए लिख देती हूँ, पर मैं लिख दूंगी कि ये डिलीट क्यों कर दिया गया है। ये था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये सेपरेट एक राइट बना गया है किसके अंडर में, 300 ए के अंडर में, ये एक सेपरेट राइट है, दैट इज, अब ये क्या हो गया है, लीगल राइट है, ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। देखो राइट टू प्रॉपर्टी अगर कर देते तो तुम कहते कि प्रॉपर्टी अक्वायर करने का मेरा अधिकार है, तुम्हारे जितनी भी जमीन तुम्हारे पास है वो कहीं भी तुम ट्रांसफर नहीं करते, इवन गवर्नमेंट भी उसे तुमसे ले नहीं सकती थी अगर ये फंडामेंटल राइट बनाते, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, ये आर्टिकल क्या हो गया, ये रिपील्ड कर दिया। रिपील मीन्स क्या होता है, हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये आर्टिकल क्या हो गया, डिलीट कर दिया, तो अब तुम्हारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, ये तो फंडामेंटल राइट में आते ही नहीं है, ठीक है। तो इन दो को हटा करके तुम्हारे पास सिर्फ क्या है, 6, इसको काट दो। देखो ये दो तो ऐसे ही रहने दो, फंडामेंटल राइट यहां से काउंट करना, 1 2 3 4 5 और 6 है आर्टिकल 32, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 itself is a right।
देखो, आर्टिकल 32 ही पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो रिट इशू कर सकती है। कौन कौन सी रिट्स होती हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्वो वारंटो। ये रिट्स हैं। मतलब ये कौन कौन सी जो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, क्वो वारंटो, ये सारी रिट्स कौन सी हैं कि अगर तुम्हारा कोई भी राइट इन्फ्रिंज हुआ है, आप डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये रिट के तहत ये रिट इशू होती है, रिट बनती है, तैयार होती है, पिटीशन होती है रिट, एक तरह से याचिका, है ना, जनहित याचिका या याचिका पीआईएल होती है, और पिटीशन। तो याचिका वहां पे दायर की जाती है और वो आपको सुनेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में भी सुनेंगे, ठीक है। तो ये है। बट देखो, आज हमें यहीं पे एंड करना पड़ रहा है, बट प्रॉपरली ये चीजें यहाँ से ही या सेक्शन वाइज ही याद कर लेना, फिर एक एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में।